हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी अंजलि मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्यारे से चैनल सोनी कक्षा में। आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोग बच्चों उसी के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी टॉपिक हैं उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेट ना करते हुए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की बायो का चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो अब आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका हिंदी में मतलब होता है जीवन की मूलभूत इकाई। ओके बच्चों, अब जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रही है ना। तो जैसे कि एक जो हमारा आप हर किसी के पास घर है, ठीक है, तो जो हमारा घर है ना वो उसका निर्माण कैसे कैसे हुआ, ठीक ऐसे हमारी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम लोग उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले एक बात करते हैं सेल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सेल की। इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल, और ये जो है सेल जो है वो बेसिक यूनिट भी है, अपने लाइफ की बेसिक यूनिट भी है। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें हम लोग तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है बच्चों। इसका क्या है डिफिनेशन? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत बाद की बात है, पहले हम ये जान लें कि सेल की खोज किसने की थी। भाई सेल कहाँ से आया ना, तो पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ कि जो हमारे रॉबर्ट हुक जी थे, ठीक है, वो ऐसे गार्डन में घूम रहे थे। गार्डन में घूमते घूमते उन्होंने क्या किया कि एक ट्री देखा। तो ट्री के पास तना होता है ना, मान लो ये कोई ट्री है तो ये उसका क्या हो गया, तना हो गया। तो उन्होंने ट्री देखा, ट्री के स्टेम को कट करके लाए और उसको हम बोलेंगे ट्री के स्टेम को कट करके लाए। स्टेम के ऊपरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं या बार्क बोलते हैं ना। तो बार्क में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कार्क कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया कि वो कार्क को अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर सेटअप करके देखना स्टार्ट किए। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप को सेट किया, मतलब उस कार्क को रखा माइक्रोस्कोप पे और उस पूरे सेटअप को तैयार किया, तो उन्होंने देखा कि उसमें जो कार्क था उसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे थे। कैसे कंपार्टमेंट दिख रहे थे बच्चों? बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे थे, छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रहे थे। ठीक है, वो स्ट्रक्चर ऐसे थे। जब उन्होंने क्या किया, बार्क को मतलब बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ की छाल को लाए, तो फिर उसमें एक स्ट्रक्चर होता है कार्क, उसमें उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में लगा करके उन्होंने अच्छे से देखा, तो उस कार्क में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे क्या दिखने लगे, कंपार्टमेंट देखने लगे। ठीक है, तो उन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक जी ने क्या कहा, सेल कह दिया। ठीक है, क्या कह दिया बच्चों? सेल कह दिया। जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे थे उसको रॉबर्ट हुक जी ने क्या कह दिया, सेल कह दिया। अब लैटिन वर्ड में क्या होता है कि सेल का मतलब क्या होता है लैटिन वर्ड में? आ लिटिल रूम। जो सेल है वो लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है आ लिटिल रूम, एक छोटा कोठरी या छोटी कोठरी। ठीक है, अब जब रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, सेल को देखा, मतलब उस कार्क को देखा, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो सेल है, मतलब ये लिटिल रूम जो दिख रहे हैं वो सेल है। ठीक है, तो कितने सन में बताया था उन्होंने? 1665 में बताया था, रॉबर्ट हुक जी ने बताया। तो जो सेल की खोज की वो किसने की? रॉबर्ट हुक जी ने किया। किसमें किया? बार्क ऑफ ट्री में। बार्क ऑफ ट्री में
एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कॉर्क। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665। ठीक है बच्चों, तो क्या बात करेंगे कि सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, कोशिका की खोज की। क्योंकि भाई उन्होंने ही जब माइक्रोस्कोप और उनकी खुद की बनाई गई माइक्रोस्कोप थी, तो जब उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे जिनको उन्होंने सेल कह दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो जिस सेल के बारे में इन्होंने स्टडी किया, जिस सेल को इन्होंने देखा, वो कौन सी सेल थी, डेड सेल थी। क्या थी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये याद रखना है कि डेड, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल सा कि हु डिस्कवर्ड द सेल, ठीक है, तो हम अगर रॉबर्ट हुक ऑप्शन में तो लगा देंगे, ठीक, अगर ऐसे पूछता है। लेकिन अगर कोई पूछता कि हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, तो हम रॉबर्ट हुक का नाम बताएंगे। अगर लिविंग सेल पूछेगा तो अभी मैं बता रही हूँ कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी। ठीक, तो इन्होंने जो खोजा वो कौन सी सेल थी, ये डेड सेल थी बच्चों। मैं आगे लिख दे रही हूँ, नहीं तो ऐसे लिख दे रही हूँ, डेड सेल थी। ओके, अब बात करते हैं, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके बच्चों, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने क्या किया, उन्होंने ही लिविंग सेल की, फ्री लिविंग सेल की खोज की थी। और किसमें की थी, तो पॉन्ड वाटर में की थी। ठीक है, तालाब के पानी में किया था उन्होंने। कौन थे जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कैसे कैसे नाम लिख रही हैं, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं बच्चों। जब आप इसको बहुत बार रीड करेंगे, पढ़ते रहेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे लगेगा आपकी जुबान से तुरंत के तुरंत निकलेगा। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने जो किया लिविंग सेल की खोज की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर फ्री लिविंग सेल। कैसी सेल थी, फ्री लिविंग थी। ठीक है, जीवित तो थी, उसके साथ साथ में फ्री भी थी। फ्री लिविंग, डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ठीक है बच्चों, पॉन्ड वाटर। अब हाँ, इन्होंने कौन से सन में खोज की, तो इन्होंने किया 1674 में है बच्चों। ये डेट या ये सन जो है आप लोगों को ज्यादा याद है तो अच्छी बात है, तो मेरे लिए उससे बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अभी क्लास 9th में है तो इतना ज्यादा कुछ याद करना नहीं होता है, बट आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक जी ने की थी। लिविंग सेल की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने की थी। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग सेल का डिफिनेशन जान ही गए होंगे कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो जीवन की बेसिक संरचनात्मक एंड क्रियात्मक और मूलभूत इकाई है वो क्या है, सेल है। ठीक है, इसी सेल से सबकी, जितने भी एनिमल है, जितने भी प्लांट है, इसी सेल के बने हुए हैं। नहीं तो आप लोग सुने होंगे सेल बैटरी में भी लगा होता है बच्चों ना, रिमोट में भी लगा होता है, वो सेल अलग होती है और ये सेल अलग होती है। ओके बच्चों, ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद में मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ सेल के बारे में। तो डेड सेल की खोज किसने की बच्चों, रॉबर्ट हुक जी ने की। एंड लिविंग सेल की खोज किसने की, एल फॉर लीवेनहॉक। लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने किया। ओके, लिविंग सेल की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब हम लोग बात करेंगे जो सेल था। ठीक, अब एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम हुआ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या किया बच्चों, किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है, जो भाई एनसीईआरटी रीड करता होगा उसे पता है। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस, किसमें खोज की थी बच्चों, न्यूक्लियस की खोज किसमें की थी, सेल में। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने कौन से सन में खोज की थी बच्चों, इन्होंने की थी 1831।
ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट को देखा ना, एक ने मतलब डेड सेल की खोज की, एक ने लिविंग सेल की खोज की एंड रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में किसकी खोज की बच्चों? न्यूक्लियस की खोज की। ओके। एंड अभी इसी एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ परकिंजे। क्या नाम है बच्चों? परकिंजे। परकिंजे ने क्या किया कि जो सेल था, ठीक है, तो जो डेड सेल थी, डेड सेल को हटा करके जो भी लिक्विड बचा उसको उन्होंने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा? क्या टर्म दिया? प्रोटोप्लाज्म दिया। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया? परकिंजे ने बताया कि जो डेड सेल है उसको अगर हम हटा देते हैं तो जो लिक्विड पार्ट बचता है सेल में उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था? परकिंजे ने बताया था। और अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया कि डेड सेल की खोज किसने की, लिविंग सेल की खोज किसने की। अब बात करेंगे, परकिंजे हो गए, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे, देखिए जैसे कि एक जो घर है, ठीक है, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के क्या बनता है? एक दीवार बनती है। और कई सारे दीवार मिलकर के आपस में एक रूम बनाते हैं और कई सारे रूम मिलकर के आपस में एक घर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों, ठीक उसी प्रकार हमारा जो सेल है, ठीक है, बहुत मतलब जो सेल है, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाएंगे? टिश्यू। एंड बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन। एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म बनाएंगे या बॉडी बनाएंगे। ओके बच्चों। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसे बहुत सारे क्या ईंटें मिलकर के क्या बनाएंगी? दीवार। बहुत सारी ईंटें मिलकर के दीवार बनाएंगी। बहुत सारी दीवार मिलकर के क्या बनाएंगी? इसमें तो मैं ड्रा नहीं कर सकती बच्चों, इमेजिनेशन कर लीजिए आप लोग, मतलब अपने माइंड में सोच लीजिए कि हाँ, घर बनते हुए आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो फिर उसी को सोचना है, ज्यादा कुछ तो सोचना नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हाँ मैंने घर बनते हुए नहीं देखा, घर कैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के दीवार बनते हैं, कई सारे दीवार मिलकर के क्या बनते हैं बच्चों? एक रूम बनता है और कई सारे रूम मिलकर के एक घर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे सेल जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं? टिश्यू। एंड बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। एंड बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन सिस्टम, है ना? ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम में कोई एक ऑर्गन नहीं इंक्लूड होगा, एक से अधिक ऑर्गन इंक्लूड होंगे, एक से ज्यादा ऑर्गन होंगे, तो इसलिए हम लोग इसको सिस्टम बोलते हैं ना, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म या बॉडी का निर्माण करते हैं। बॉडी मीन्स भी वही शरीर या ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव का निर्माण करते हैं। तो इधर देखिए बच्चों आप लोग, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाएंगे? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। एंड बहुत सारे ऐसे ऑर्गन मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही हमारे बॉडी का निर्माण होता है ना, ऐसे ही किसी भी जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले वो सेल रहता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। ओके। अब हम लोग बात करेंगे सेल की, है ना, कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो इसको मैं करती हूँ रफ। सेल कितने टाइप के होते हैं ना बच्चों, तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? हाँ, एक बात और है कि जो सेल होता है वो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब राउंड शेप का ही सेल हो या मतलब हाँ, जो सेल होता है हमारा उसका शेप एंड साइज वेरी करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। हमारे बॉडी में केवल एक ही टाइप के सेल नहीं पाए जाते, बहुत सारे टाइप के सेल पाए जाते हैं और अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शन भी होते हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही सेल है तो एक ही काम करे, नहीं, जितने भी टाइप के सेल है सबका अलग अलग फंक्शन है और उनका सबका अलग अलग शेप एंड साइज है बच्चों। ठीक है, जैसे जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है बाइकॉन्केव होता है ना, नर्व सेल होती है इलोंगेटेड होती है, मतलब वो नर्व के रूप में पाई जाती है। एंड जो हमारा क्या होता है, एक ओवल शेप का होता है जो स्पर्म होता है एंड ओवम होता है ना, इन सबका शेप अलग अलग होता है बच्चों, तो वो भी एक टाइप के सेल ही हैं हमारे बॉडी में। तो हम बात करते हैं सेल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सेल हमारा 2 टाइप का होता है, एक होते हैं यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर एंड एक होते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने सेल से मिलकर के बना हुआ है ना, तो कोई कोई एक सेल से मिलकर के बना होता है, कोई कोई एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बना होता है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं। अगर जो एक सेल से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, और अगर एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बना होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। तो उसी की हम बात करते हैं। यूनि मीन्स होता है सिंगल, है ना, इनके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। सेलुलर का मतलब हो गया सेल, है ना, एंड यहाँ मल्टी का मतलब होगा मेनी, बहुत सारे, एंड सेलुलर का मतलब हो गया सेल, है ना बच्चों। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर के बना हुआ तो हम उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, एंड अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल से मिलकर के बना हुआ तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। अब आप सोचिए मैम एक सेल से कौन बना हुआ होगा, मतलब कोई ऐसा भी है जो एक सेल से मिलकर बना? यस बच्चों, है भाई, बैक्टीरिया, है ना। जो बैक्टीरिया है वो एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ है ना। जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है। अब आप लोग के माइंड में डाउट आता होगा कि मैम बैक्टीरिया एक सेल का है तो इसके सारे फंक्शन कैसे, अब मतलब जितने भी सेल होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बैक्टीरिया अकेले एक ही सेल से सारे काम अपने कैसे कर लेता है? मतलब वो भोजन भी खा लेता है ना, फिर एक्सक्रीशन भी करता है, कैसे करता है मैम? तो वो मैं बताती हूँ आप लोग को कि जो ये बैक्टीरिया है एक ही सेल से इसमें सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एंड अब इसमें मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर में तो प्लांट एंड एनिमल आ ही जाते हैं बच्चों, जो कि कितने सेल से बने हैं पता नहीं, कितने सेल से मिलकर के ये बने हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल होती है हमारी बॉडी में, प्लांट एंड एनिमल। इसका एग्जांपल लें तो हम प्लांट एंड एनिमल हो गया। एनसीईआरटी की बुक रीड करते रहिए ताकि आप लोग को और अच्छे से एकदम क्लियर मस्त समझ में आएगा बच्चों। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर के बने होते हैं उनको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं उनको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे कि हमारा प्लांट एंड एनिमल हो गया बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब हम बता दें कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है ना, बैक्टीरिया मैंने अभी बताया एक सेल है, मतलब यार बहुत ज्यादा छोटा है ना, मतलब उसको हम लोग ऐसे सिंपल आई से नहीं देख सकते। तो बैक्टीरिया में ही एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और अगर सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो क्या है? अगर हम सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें बच्चों तो वो हमारा क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अभी तक का जो आइसोलेटेड है, मतलब देखा गया है, वो क्या है? सबसे बड़ा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी सेल जो है वो हमारे ऑस्ट्रिच की है, शुतुरमुर्ग हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है, और जो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी कोशिका मानी गई। एक यूनिक पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों की, जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये बैक्टीरिया, बट इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए तो बहुत छोटी है ना, चीजें हैं ही नहीं इसमें, तो ये है ही क्या? कुछ नहीं है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। अभी आगे चल करके आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखिएगा, जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, एंड जो लार्जेस्ट सेल होती है वो क्या होती है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग को कहीं से भी क्वेश्चन आए फटाफट आंसर कीजिएगा, है ना बच्चों, बिना सोचे समझे देखिए ऑप्शन में तुरंत, है ना। तो ऐसे ये भी हो गया। हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर इसके आगे पढ़ते हैं ना। स्मॉलेस्ट सेल क्या है बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब आप लोग को पता ही है कि जो एनसीईआरटी की बुक में दिया भी गया है कि जो सेल होता है उनका शेप एंड साइज अलग अलग होता है, डायग्राम बनाया गया हुआ है, उसमें नर्व सेल भी दिखाई गई है, उसके बाद में स्पर्म भी दिखाया गया, एग भी ओवम भी दिखाया गया है, एंड उसके बाद में रेड ब्लड सेल्स भी दिखाए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो उससे आप लोग जो अमीबा भी एक टाइप का सेल है जो अपने शेप एंड साइज को बदलता रहता है ना, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जैसे उसको जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से वो अपने क्या करता है, सेल को चेंज करता रहता है। अगर उसको कहीं
भोजन को कैप्चर करना होता है तो अलग से साइज का हो जाता है ना। तो ये सेल क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है भाई एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तभी वो अपने आप को सर्वाइव भी कर पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे, ये सब तो हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे कि सेल किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, या मतलब हम किसे कहेंगे कि ये कंप्लीट सेल है, ठीक। तो जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी किससे बना हुआ है, तो आप बोलेंगे कि सेल से बना हुआ है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये सेल से बना हुआ है, क्या प्रूफ है आपके पास? आपने कैसे कह दिया कि ये सेल का बना हुआ है? तो आइए मैं बताती हूँ कि सेल क्यों बोले हम लोग, है ना। अगर कुछ लोग होते हैं भाई, आप लोग को डराने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते, बट उस क्वेश्चन में कोई दम होता नहीं, बस आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। तो हम किसी को कैसे बोलेंगे कि वो एक सेल है, ठीक। कोई भी सेल हो, इसमें ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना बच्चों। अभी इन सब के बारे में हम लोग आगे एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हो गया जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों? डीएनए एंड आरएनए होता है। अभी आप लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, आगे आगे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे चीज आपको पता चलती चलेगी, बट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। मोस्टली डीएनए होता है, किसी किसी में आरएनए भी होता है, जेनेटिक मटेरियल, है ना। और तीसरा बात करें तो साइटोप्लाज्म। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप आंखें बंद करके बोल देंगे कि ये भाई सेल है। क्या है भाई? ये सेल है, ठीक है। बिना किसी डर के आप फट से कहेंगे, तुरंत बोलेंगे कि ये तो सेल है भाई, क्योंकि आपने सेल को उठाया, उसमें देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जेनेटिक मटेरियल था, और क्या था बच्चों? साइटोप्लाज्म था। तो आप बोलेंगे भाई ये सेल है, ठीक है, ये कंप्लीट सेल है। तो एक सेल होने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक एक चीजों को हम आराम आराम से देखेंगे बच्चों, है ना। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, है ना बच्चों। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, है ना बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जो हमारा ये मान लो सेल हो गया, ठीक है। तो अगर वो प्लांट सेल है तो इसके बाहर क्या पाई जाएगी? सेल वॉल पाई जाएगी, और उसके अंदर क्या पाई जाएगी? ये मान लो कि होगी सेल मेम्ब्रेन, है बच्चों। तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर कवरिंग है। अगर सेल वॉल को हम हटा देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस की बात करेंगे, सॉरी बच्चों, एक चीज छूट गया, मैं आप लोग को बता दूं पहले उसको, फिर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताती हूँ। हमने ये तो बता दिया कि सेल की खोज किसने की, लिविंग सेल की खोज किसने की, डेड सेल की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की, एंड प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया। लेकिन हम एक चीज आपको बताना भूल गए कि मतलब जो सेल थ्योरी है ना, सेल थ्योरी किसने दिया। तो हम लोग बात करते हैं कि सेल की थ्योरी आई भाई, सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी में 2 बायोलॉजिस्ट थे, 2 बायोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम था स्लाइडेन एंड दूसरे का नाम था स्वान। इन्होंने क्या किया, जो स्लाइडेन थे वो बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट आप लोग में बॉटनिस्ट क्या होते हैं ना, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। मैं एक एक चीज आपको आराम से बता रही हूँ बच्चों। बॉटनिस्ट का मतलब होता है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट बोलते हैं, एंड जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम लोग जूलॉजिस्ट बोलते हैं। जो हमारे स्लाइडन थे वो क्या थे, प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। तो इन्होंने स्टडी जब किया, कौन से सन में स्टडी किया था बच्चों? 1838 में, ये याद रखना, भूलना नहीं। तो जो स्लाइडन थे वो प्लांट के बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बात कही कि जितने भी प्लांट है वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं और टिश्यू से मिलकर के बने हुए हैं। किसने कहा? ये स्लाइडन। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाएगा और फिर स्लाइडन एंड स्वान नाम करके दे दिया जाएगा। तो आपको दोनों में से लगेगा कि अगर जहाँ बॉटनिस्ट की बात होगी वहां आपको जूलॉजिस्ट सही लगेगा, है ना बच्चों। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ऑल प्लांट आर मेड up of
सेल, है ना, सेल एंड टिश्यू भी बोला था इन्होंने, ठीक है। उसी दौरान, ठीक है, उसी टाइम पे जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे स्वान जी, ठीक है। तो स्वान ने क्या किया 1839 में, इन्होंने 1838 में, इन्होंने 1839 में क्या किया, ये भाई जूलॉजिस्ट थे तो जाहिर सी बात है एनिमल वगैरह के बारे में स्टडी कर रहे थे, बट भाई ये एडवांस थे, एनिमल पे ही नहीं, ये प्लांट के बारे में भी स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि all animal and plant made, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। all animal and plant made up of cell and its product, या तो वो सेल के बने हुए हैं या तो सेल से बने हुए प्रोडक्ट के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा, स्वान जी ने कहा कि all animal and plant made up of cell and its product। और क्या था कि जो स्वान थे उन्होंने ही सेल वॉल के बारे में बताया कि जो प्लांट होता है उनमें एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जो क्या होता है, सेल वॉल का पाया जाना। जो प्लांट होंगे उनमें सेल वॉल पाया जाएगा, और जो हमारे एनिमल होंगे, है ना बच्चों, एनिमल होंगे उनमें क्या पाया जाएगा, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको उन्होंने क्या कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सब चीजों के बारे में किसने बताया, स्वान जी ने बताया। ये तो केवल भाई बॉटनिस्ट थे तो प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे थे, बट जो स्वान जी थे उन्होंने वो जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्या किया, मतलब एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे ही थे, उसके साथ साथ में उन्होंने प्लांट के बारे में भी स्टडी किया थोड़ा बहुत, और उन्होंने ये बताया उस टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात थी बच्चों की, जितने भी एनिमल हैं या प्लांट है वो सेल से बने हुए हैं या तो प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। और उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल है, ठीक है, उसमें आउटर लेयर होती है, थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट में क्या पाई जाएगी, यूनिक कैरेक्टर सेल वॉल पाई जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये बताया स्लाइडेन जी ने और ये बताया स्वान जी ने। अब एक तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था बच्चों, रुडोल्फ विर्चो। ये दोनों तो ये बता दिए कि जो एनिमल है या प्लांट है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है, बट वो ये नहीं बता पाए कि सेल कहाँ से आया, है ना। जो स्लाइडन थे एंड स्वान जी थे उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट है या एनिमल है वो सेल से ही मिलकर के बना हुआ है या उसके प्रोडक्ट से बना हुआ, बट वो ये नहीं बता पाए कि भाई सेल कहाँ से आया। जो सेल थ्योरी थी वो यही बताना था कि सेल कहाँ से आया। आखिरकार भाई जो सेल है उसको पहले तो पता होना चाहिए कि सेल कहाँ से आया। ये तो पता ही है हम लोग को, एनिमल एंड प्लांट जो है वो सेल से है बने हैं या तो सेल के प्रोडक्ट से बने। तो एक तीसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था बच्चों, रुडोल्फ विर्चो। ये आए थे 1855 में। कितने में बच्चों, 1855 में। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा सेल है, ये मान लो हमारा सेल हो गया, सेल के अंदर हो गया न्यूक्लियस, ये जो हमारा सेल है इस सेल का निर्माण क्या हुआ, ये सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो इसका पुराना सेल था, ठीक है। ये सेल क्या किया, डिवाइड किया। ये सेल क्या किया, सेल के पास डिवाइड करते हैं भाई। तो जो सेल है, ये सेल जो है, ये दो सेल डिवाइड हुए, डिवाइड होकर के दो सेल बने, ठीक है। तो जो ये सेल बने किससे बने, ये पुराने सेल से ही तो बने हैं। इस जब कोई नया सेल बन गया तो इसको हम पुराना सेल कहेंगे, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने एक वो दिया, एक टर्म दिया, ओमनी सेलुला टी सेलुला। लैटिन में एक टर्म दिया ओमनी सेलुला टी सेलुला। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि न्यू सेल arises from pre-existing cell। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम इंग्लिश तो समझ ही नहीं आई, तो लैटिन तो बहुत बड़ी बात होगी मैम हम लोग के लिए। तो इन्होंने बस ये न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके बच्चों, सॉरी, प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, है ना बच्चों, प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो नए सेल का निर्माण हुआ है वो
पुराने सेल से हुआ, या नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। जो भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। जो ये हो गया प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने जो ये बात बताई ये एकदम सही थी बच्चों। इनसे ही पता चला कि जो हमारी सेल होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो जो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब ये हाइपोथेसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको एज इट इज दे दिए जाएंगे बच्चों, और पूछा जाएगा कि ये टर्म किसने दिया था। तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में दिया था। इसका मतलब होता है जो हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से हुआ है। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि आप लोग डायग्राम में देख ही रहे हैं। ये पुराना सेल था, इसने डिवाइड करके नए सेल को बनाया। तो ऐसे ही जो पुराने सेल होते हैं वो नए सेल को बनाते हैं, और फिर अगर वो काम लायक रहते तो ठीक है, नहीं तो पुराने सेल डेड होते रहते हैं ना, क्योंकि हमारे शरीर में डेली बहुत सारी कोशिकाएं डेड होती हैं, मरती हैं, और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है ना बच्चों। तो ये हो गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कितने साइंटिस्ट इंक्लूड है? 3 साइंटिस्ट। पहले कौन है? स्लाइडन जी। स्लाइडन जी कौन थे? बॉटनिस्ट थे। 1838 में उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो किससे बने होते हैं बच्चों? वो बने होते हैं सेल से एंड टिश्यू से। ओके, फिर उसी दौरान एक साइंटिस्ट है जिनका नाम हुआ स्वान। स्वान क्या थे? कि जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी मतलब वो थे जूलॉजिस्ट, स्टडी करना था एनिमल के बारे में, बट उन्होंने थोड़ा प्लांट के बारे में भी स्टडी किया, और उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट एंड एनिमल है वो सेल से बना है एंड उसके प्रोडक्ट से बना हुआ बच्चों। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं उसमें यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है, जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल पाया जाता है, इसलिए वो उनका यूनिक कैरेक्टर है। यूनिक कैरेक्टर क्यों है बेटा? क्योंकि वो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उसी टर्म में कौन आए? रुडोल्फ विर्चो जी आए। रुडोल्फ विर्चो 1855 में आए। इन्होंने बताया कि भाई आप लोग तो ये बता दिए, बट आप ये नहीं बता पाए कि सेल कहाँ से आया, वास्तव में सेल कहाँ से है ना। तो इन्होंने कहा कि एक टर्म या हाइपोथेसिस दिया लैटिन में, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब होता है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से हुआ बच्चों। ठीक है, तो फिर जो फाइनल शेप हुआ ना वो ये तीनों लोग मिला करके दिए। उसके बाद में सेल थ्योरी हो गई खत्म बच्चों, है ना। तो फिर यही डाउट था कि हाँ सेल कहाँ से आया भाई, प्लांट सेल कैसे बने हुए हैं, एनिमल से प्लांट किससे बने हुए हैं, एनिमल किससे बने हुए हैं। तो सबके सब किससे पता चला कि सबके सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो जो फाइनल सेल थ्योरी आई उसमें 2 पॉइंट थी। पहला क्या था कि ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल मेड up of all animal and plant cell made up of cell and its product। ठीक है बच्चों, ये जो फाइनल सेल थ्योरी आई उसमें 2 पॉइंट आप लोग को याद करना है कि जो सेल थ्योरी क्या कह रही थी? ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। एंड दूसरा क्या था कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम pre-existing cell। New cell arises from pre-existing cell। New cell arises from pre-existing cell, है ना बच्चों। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो ये हमारा हो गया सेल थ्योरी। हमने ये जान लिया कि सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक जी ने की थी। कौन से सन में की थी? 1665 में की थी। जिस सेल की उन्होंने खोज की वो डेड सेल थी। तो हम लोगों ने सेल के बारे में जान लिया। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सेल का शेप साइज कैसे होता है। जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, 11th क्लास में जब आप लोग जाएंगे तो उसमें साइज भी बताया गया है ना, कि जो हमारा माइक्रोप्लाज्मा होता है 0.3 माइक्रोन का होता है। ठीक है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा एंड लार्जेस्ट कोशिका क्या है? वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और हम लोगों ने पढ़ा कि सेल थ्योरी क्या होती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, जो कि एक कंप्लीट सेल होने के लिए हमने बताया आप लोगों को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा जेनेटिक मटेरियल एंड तीसरा क्या बच्चों? साइटोप्लाज्म। यार इतना ना बोलो आप लोग, है ना। इतने अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा तो माइंड में होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आ जाएगा आप लोग, अभी तो फर्स्ट डे है।
क्लास 9th के बायोलॉजी का, कोई बात नहीं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, भाई न्यूक्लियस क्या है ना, और उसके साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।